नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है और आज हम यहाँ मिले हैं जानने के लिए सेक्शन 7 आरबीआई एक्ट 1934 के बारे में। ये विषय बहुत चर्चे में रहा है इन दिनों। ये एक नया विषय है और एक बर्निंग टॉपिक है। सो चलिए बिना और देरी किए शुरू करते हैं जानकारी सेक्शन 7 के बारे में। आप लोगों ने अखबार में सुना ही रहेगा सेक्शन 7 के बारे में, तो आज हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सेक्शन 7(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 ये बताता है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल बैंक दैट इज़ आरबीआई को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कुछ ऐसे डायरेक्शंस फॉलो करने के लिए जो जनता के हित में है। आप सबको पता रहेगा कि आरबीआई ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनॉमस मतलब जो खुद के डिसीजंस खुद लेती है। आरबीआई के डिसीजंस मैक्रो लेवल पे रहते हैं, जो हमारे इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी के बारे में रहते हैं। ये सब डिसीजंस पूरी आरबीआई की टीम मिल के लेती है। ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री को कंसल्ट करके ही लेती है, मगर डिसीजंस आरबीआई के खुद रहते हैं और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती है। लेकिन सेक्शन 7 में ये कहा गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आरबीआई कुछ ऐसा कर रही है जो जनता के हित में नहीं है, तो आरबीआई को डायरेक्शंस दे सकती है गवर्नमेंट ऐसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए विच आर इन पब्लिक इंटरेस्ट ओनली। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक फॉर्म हुआ है 1935 में, तो आज तक गवर्नमेंट ने सेक्शन 7 एक बार भी इन्वोक नहीं किया है 83 ईयर्स के हिस्ट्री में। अब हम लोग जान लेते हैं कि सेक्शन 7 का इतिहास क्या है। जो वॉल्यूम 1 दैट इज़ आरबीआई की हिस्ट्री में है, जो आप आरबीआई के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, उसमें ये कहा गया है कि सेक्शन 7 को ड्राफ्ट किया गया था सेक्शन 4 ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड और सेक्शन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया को रेफरेंस में रखे हुए। इस प्रोविज़न में ये कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नर का एडवाइस न लेते हुए काम करेगी या कोई भी स्टेप्स उठाएगी, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पूरी की पूरी और आरबीआई का इसमें कोई हाथ नहीं रहेगा। मतलब गवर्नमेंट को पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके स्टेप्स की उठानी पड़ेगी। ये प्रोविज़न फाइनेंस मिनिस्ट्री को मंजूर नहीं था और मिनिस्ट्री ने इसको रीड्राफ्टिंग करने के लिए बताया था। बाद में सेक्शन 7 को रीड्राफ्ट किया गया 1949 दैट इज़ नेशनलाइजेशन के वक्त, और तभी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई आरबीआई को डायरेक्शंस देने के लिए जो जनता के हित में है दैट इज़ ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये था इतिहास आरबीआई सेक्शन 7 का। अब रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को 3 लेटर्स इशू किए थे, जिसके डिटेल्स नीचे दिए गए हैं। पहला था पीसीए दैट इज़ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। पीसीए इशू किया जाता है नेशनल बैंक के ऊपर जो आरबीआई इशू करती है। मतलब कोई भी नेशनलाइज बैंक बैंकरप्ट मतलब दिवाला ना हो, इसलिए आरबीआई कुछ इंस्ट्रक्शंस या रेस्ट्रिक्शंस डालती है लेंडिंग में। सिर्फ लेंडिंग ही नहीं, लेकिन ब्रांच एक्सपांशन, रिक्रूटमेंट में भी रिस्ट्रिक्शंस डालती है। इस प्रोसेस को पीसीए कहा जाता है। अब फ़िलहाल में आरबीआई ने ऑलमोस्ट 11 नेशनलाइज बैंक्स के ऊपर पीसीए लगाया था। तो पीसीए लगाने से कोई भी नेशनलाइज बैंक का ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि इन पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं ना। मगर गवर्नमेंट ने हमेशा नेशनलाइज बैंक्स का सहारा लेके गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई है। तो अगर पीसीए के अंडर बैंक्स रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी और ग्रोथ भी नहीं होगा उस बैंक का। इससे एमएसएमई सेक्टर की भी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो ये एक विषय है जिस पे गवर्नमेंट ने ज़ोर दिया था कि आरबीआई को ये सब रिस्ट्रिक्शंस थोड़े कम करने चाहिए, जो रिस्ट्रिक्शंस पीसीए के अंडर है। लेकिन आरबीआई ये कहती आ रही है कि आरबीआई ने जो किया है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पीसीए के नॉर्म्स और आरबीआई कोई पीसीए के नॉर्म्स डाइल्यूट नहीं करेगी और यही बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट कहती रही है कि अपने रिजर्व्स दैट इज़ आरबीआई के रिजर्व्स गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने चाहिए। दैट इज़ ऑलमोस्ट 3.17 लाख करोड़ के रिजर्व्स है जो गवर्नमेंट को देने चाहिए, ताकि गवर्नमेंट सब स्कीम्स चला सके और गवर्नमेंट को कोई लिक्विडिटी का इशू ना हो। मगर आरबीआई ने ये कहा है कि ये सब रिजर्व्स आरबीआई के हैं,
और वो जब ज़रूरत पड़े के लिए बचा सकती है। तो ये एक कारण है जो विषय था आरबीआई को लेटर देने के लिए। अब सिर्फ यही एक कारण नहीं है सेक्शन 7 को बर्निंग टॉपिक होने के लिए। आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था February 12, 2018 में, जिसमें आरबीआई ने बैंक्स को डायरेक्शन दिए थे कि जो भी स्ट्रेस लोन अकाउंट्स है 2000 करोड़ के ऊपर और जो डिफ़ॉल्ट में है उसके ऊपर आरबीआई दैट इज़ बैंक्स को एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और आरबीआई को सबमिट करनी पड़ेगी, और उनको आईबीसी दैट इज़ इंडियन बैंक्रप्सी कोड के अंडर में भी उनको रेफ़र करेंगे। बैंक्स उन्हें 180 डेज देगी ताकि ये सब अकाउंट स्टैंडर्ड हो जाए, रेक्टिफाई हो जाए या रीस्ट्रक्चर हो जाए, और विद इन 15 डेज़ में इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन फ़ाइल करेगी कंपनी के अगेंस्ट अगर ये सब 180 डेज़ में नहीं होता है। आरबीआई ने ये भी कहा है कि ये जो फ्रेमवर्क है वो लेंडर्स और बोरोअर्स के बीच में रेजोल्यूशन के लिए लाया गया है, और वो भी समय पे सब काम निपटाने के लिए। आरबीआई ने कहा कि 180 डेज़ में स्ट्रेस अकाउंट्स को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए और 180 डेज़ में वो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान भी एग्जीक्यूट होना चाहिए, और अगर वो स्ट्रेस्ड अकाउंट स्टैंडर्ड नहीं हुए 180 डेज़ में तो फिर उन्हें बैंक्रप्सी कोर्ट में उनके नाम दर्ज कर दिए जाने चाहिए। अब ये हुआ कि 8 पावर सेक्टर कंपनीज अक्रॉस ऑल नेशनलाइज्ड बैंक्स को भी बैंक्रप्सी कोड में उनका नाम दर्ज कर दिया गया, क्योंकि वो लोन स्टैंडर्ड नहीं थे, स्ट्रेस अकाउंट्स थे, और उन पे इंसॉल्वेंसी करने के लिए प्रोसेस चालू कर दी। अब सब पावर कंपनीज को लगा कि ये नाइंसाफ़ी है और आरबीआई बहुत ही कठोर हुए जा रही है उनके साथ, तो सब कंपनीज इलाहाबाद कोर्ट में गए ये परेशानी लेके। लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने आरबीआई का साथ दिया और कहा कि आरबीआई के डिसीजंस या सर्कुलर पे कोई स्टे नहीं ला सकती है। पावर कंपनीज ने ये कहा है कि अगर सॉल्वेंसी हो जाएगी तो 30,000 मेगावाट्स के एसेट बिक जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि इलाहाबाद कोर्ट ने आरबीआई के सर्कुलर के ऊपर स्टे नहीं रखा है, लेकिन ये ज़रूर कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ आरबीआई के साथ कंसल्ट करके कोई डिसीजन ले सकती है, और ये कंसल्टेशन हो सकता है अंडर सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट। तो आरबीआई गवर्नर को साथ और कुछ चेंजेस कर सकती है जो जनता के हित में है, दैट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट ओनली। आज तक गवर्नमेंट ने सेक्शन 7 के पावर्स यूटिलाइज नहीं किए हैं, लेकिन आरबीआई भी हमेशा यही कहती रही है कि गवर्नमेंट ने आरबीआई के कोई भी डिसीजंस में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। इस विवाद के बीच में हमारे आरबीआई गवर्नर मिस्टर उर्जित पटेल ने रिज़ाइन कर दिया दिसंबर 2018 में, अपने पर्सनल रीजंस बताते हुए। ये रिजिग्नेशन सबके लिए बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि आज तक कोई भी गवर्नर ने रिज़ाइन नहीं किया था अपने टर्म ख़त्म होने से पहले। तो ये था इन डिटेल सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया। थैंक्स अ लॉट गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।